हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैश में। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज से हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे। इसमें हम जो क्लास 11th और क्लास 12th में सिलेबस के जितने चैप्टर्स हैं उनको कवर करना शुरू करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की हमने जो वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म की थी, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, वो हमने कंटिन्यूअसली उस पर काम किया और उसको फिनिश किया। उसमें वो सारे कंसेप्ट्स इंक्लूडेड हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको फिजिकली आपके कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने में मदद करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, अब आपको लगेगा कि ज़्यादातर तो चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, मैं चैप्टर 2 क्यों पढ़ा रहा हूँ? उसका भी कारण है वो प्लेलिस्ट। क्यों, कैसे? वो इस तरीके से दोस्तों कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स, मैं चाहता हूं कि आप उसका एप्लीकेशन इसी चैप्टर में देख पाए। चैप्टर 1 को भी हम रिकवर करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम और उसका एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन अगर अभी कर लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्लास 11 में चैप्टर 2 से शुरुआत की, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। अब बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की आप ये तीनों टॉपिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स को जरूर कवर कर लें, क्योंकि ये आपको इसी चैप्टर में इनका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। वेक्टर्स के ऊपर दोस्तों हमने एस.सी. वर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कैसे जो भी थ्योरी हमने पढ़ी उसका एप्लीकेशन भी हम इजीली कर पाए। तो चैप्टर 2 जो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जिसे भी कहते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे आप मोशन इन वन डायमेंशन भी कहे। स्ट्रेट लाइन दोस्तों सिर्फ वो नहीं होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और स्लैंट लाइन जो आपकी इंक्लाइंड एंगल है वो भी स्ट्रेट लाइन में आता है। इसलिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ने वाले हैं और ये देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। चैप्टर 2 में दोस्तों मैंने जो भी अपने सिलेबस में अभी यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो एनसीईआरटी वाइज तो है ही, लेकिन जो वीडियोस को मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको आपके कंसेप्ट के लिए कितने ज़रूरी होंगे उसको ध्यान में रख करके मैं सीक्वेंस वाइज बनाते जाऊँगा। इन वीडियो से आपको सिलेबस को तो ऑटोमेटिकली कवर कर ही देगा, मगर उससे ज़्यादा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जो आपको आपके कंपटीशन जेईई और नीट में एफिशिएंटली आपको सारे क्वेश्चन को फेस करने के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी वीडियोस मैं स्टेटमेंट में हाईलाइट करूंगा आप उसे कॉपी में इंपॉर्टेंट लिखकर नोट करेंगे, जिससे कि अब आप रिवीजन करेंगे तो आप वो कंसेप्ट इजीली रिकॉल कर सकोगे और आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, आपको भूलने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ के साथ मैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कवर कर चुका हूं, लेकिन इसमें मैं फिर से पढ़ाऊंगा और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स एनिमेशन के साथ और ग्राफ के साथ कवर करने वाला हूं। लेकिन आप डिफरेंशिएशन का वो लेक्चर भी रिकमेंड कर लेंगे जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। उसके बाद हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, तो जो इक्वेशंस भी हम डेवलप करेंगे वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर आधारित रहेगी। काइनेमेटिक्स इक्वेशन मतलब हम इसमें सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे, मोशन में होने वाले कॉज को नहीं पढ़ेंगे, मोशन किस कारण हो रहा है उस पर हम नहीं ध्यान दे करके मोशन में हो क्या रहा है उसको पढ़ना इसमें प्रेफर करेंगे।
ठीक है, इसलिए इन्हें काइनेमेटिक्स इक्वेशन कहा जाता है। अब इसके अलावा हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम टाइम और वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो वो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लेंगे, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है ये मैंने इंटीग्रेशन के लेक्चर में पहले ही बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देख करके वापस इसमें आएंगे तो आपको और जल्दी समझ में आने वाला है। इसके अलावा जो एक टर्म हमें दिया गया है रिलेटिव वेलोसिटी। दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना उतना ही ज़रूरी है, जो कि इन वीडियोस की मदद से आपको बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि जितना भी मैंने सिलेबस इसमें आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, वो समझ में आ जाए, तो आगे के वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि वो एनिमेटेड है और आपको कंसेप्ट क्लियर करने में वो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन, ये वर्ड को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मोशन क्या है उसको हम अपने इस वीडियोस में देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे हमने ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट किसको लिया है? प्लेन को। ऑब्जर्वर किसको लिया है? स्टूडेंट को, हमारा छोटा सा दोस्त, हम इसका नाम चिंटू रख देते हैं। ठीक है, और आप भी एक तरीके के ऑब्जर्वर हो क्योंकि आप देख रहे हो। तो मैं क्या देखता हूं यहां पे कि प्लेन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करे जा रहा है। राइट टू लेफ्ट मूव कर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा है। तो आपका प्लेन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, उसका स्टेट क्या है? मोशन में है। वो एक जगह तो है नहीं, रेस्ट में तो है नहीं, तो वो क्या है? मोशन में है। आपका ऑब्जर्वर किस स्टेट में है? रेस्ट में है। और आप दोनों कहां से देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सीधे सीधे रिलेशन है कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो अजीब बात कर रहे हो, सामने से जो चीज मूव कर रही है वो तो मोशन में ही होगी। बिल्कुल सही, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल पे ले चलता हूं। आप एग्जाम्पल सेकंड में आओ, तब आपको पता चलेगा कि फ्रेम क्या है, या फिर जहां से आप देख रहे हो वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां आप देख रहे हो एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे 2 पैलेसेस बने हुए हैं। अब ये 2 पैलेसेस में काफी सारे लोग भी हैं। आप इन 4 लोगों पे ध्यान दीजिए। एक जो टैब में है वो हो सकता है गेम खेल रहा हो, एक सेल्फी ले रहा है, और एक म्यूजिक सुन रहा है, और एक थोड़ा एनर्जेटिक है जो खड़े खड़े हाई फाई दे रहा है। अगर ये चारों लोग इन दोनों पैलेसेस पे अपना अपना काम छोड़ के इन दोनों पैलेसेस पे ध्यान देंगे तो वो क्या देखेंगे? ये दोनों पैलेसेस तो अपनी जगह पे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, तो उनका स्टेट क्या हो गया? कंडीशन क्या है? सबके सब रेस्ट पे हैं। लेकिन ये चारों कहां से देख रहे हैं? इनका फ्रेम कहां है? कहां से देख रहे हैं उसी को हम यहाँ पे फ्रेम बोल देते। तो ये चारों के चारों अर्थ पे ही है, ग्राउंड पे ही है, और आपके पैलेसेस भी ग्राउंड पे है। तो चारों जो ऑब्जर्वर है, इन चारों को हम ऑब्जर्वर देख की तरह लेते हैं। ये क्या देखते हैं? पैलेसेस किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन पे है। लेकिन अगर मैं इन चारों को किसी भी तरीके से ऊपर स्पेस में भेज दूं, स्पेस स्टेशन पे भेज दूं, तो स्पेस स्टेशन पे आप क्या देख रहे हो? अर्थ तो आपकी बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है। अब अर्थ भी मूव कर रहा है और आपका स्पेस स्टेशन भी उसके चक्कर लगा रहा है। तो वो पैलेसेस अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हो, वो पैलेसेस, अब मुझे तो पता नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन
वो पैलेस अर्थ के किसी पे भी पॉइंट पे हो, इन चारों लोगों को स्पेस से मोशन में दिखाई देंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ग्राउंड था तो वही पैलेस मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा था, रेस्ट पे दिखाई दे रहा था। मगर जब मेरा फ्रेम स्पेस हो गया, मैं स्पेस से देख रहा हूँ उस चीज को, तो वही चीज हमें मोशन में दिखाई देने लग गया। तो देखिए फ्रेम का कितना असर पड़ता है कि जब फ्रेम चेंज हुआ तो जो बॉडी रेस्ट में थी अब वो बॉडी मुझे मोशन में दिखाई देने लग गई। ठीक है, इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट का। आप देखिए लिफ्ट में एक फैमिली है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब ये हमारा छोटा सा जो दोस्त है उसको देखेंगे आप, थोड़ी अजीब कंडीशन में है, अजीब सा देख रहा है। हो सकता है उसने पहली बार लिफ्ट को देखा, बिल्डिंग इतनी बड़ी देखी। तो इतनी ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए आप पैदल नहीं जा सकते, आपको लिफ्ट की जरूरत तो पड़ती है। तो वो जब देखता है कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट अपवर्ड मोशन में है, पर लिफ्ट के अपवर्ड मोशन के साथ ये फैमिली भी अपवर्ड मोशन में है। वीडियो को मैं बीच बीच में इसलिए थोड़ा स्टॉप कर दे रहा हूं कि आपको पक्का पता चलते जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ये बच्चा तो हमारा डर गया पूरी तरीके से कि ऐसी भी कोई चीज होती है जो ऊपर ले जाती है लोगों को। तो जब बच्चे का देख कहाँ रहा है वो लिफ्ट को और उसमें बैठ रही फैमिली को, उसके अंदर जो फैमिली ऊपर जा रही है अपने फ्लैट में जा रही है, तो वो क्या देखता है कि लिफ्ट मोशन में है, तो उसको ग्राउंड से वो फैमिली भी वर्टिकल अपवर्ड मोशन में दिखाई दे रही है। लेकिन जो फैमिली मेंबर आपस में ये लिफ्ट में बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे कि वो तो आपस में रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यही छोटा बच्चा अगर अंदर में है, आप समझ लीजिए ये इसी छोटे बच्चे को मैं अगर लिफ्ट के अंदर बैठाल दूं और वो इस फैमिली मेंबर इन 5 लोगों को देखेगा, तो उसे यही 5 लोग मोशन में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो उसका फ्रेम था जहां से वो देख रहा था, फ्रेम का मतलब जहां से वो देख रहा है, वो देखेगा कि वही जो फैमिली पहले मोशन में थी अब रेस्ट पे आ गई। तो फ्रेम बदलने से फ्रेम जो पहले ग्राउंड था अब वो अर्थ हो गया, वो सॉरी टू से फ्रेम जो पहले ग्राउंड था अब लिफ्ट हो गया। बॉडी जो पहले ऑब्जेक्ट जो पहले मोशन में था अब रेस्ट में आ गया। इसलिए देखने की जगह से आप देख पाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट में आ जाता है। इसलिए जब मोशन जैसा पैरामीटर किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो जो भी चीज पैरामीटर जो दूसरी चीज पे डिपेंड करे अब उसे कहते हैं रिलेटिव। तो मोशन क्योंकि फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, आप कहां से देखते हैं इस पे डिपेंड करता है, तो मोशन रिलेटिव हो गया। इसको और समझने के लिए हम अपने एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं, ट्रेन वाले एग्जाम्पल पे। आप देखिए सीधी सी बात है, आप सभी ने ये नज़ारे देखे होंगे जब कभी भी आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। आप इसमें पर्टिकुलरली देखिए इलेक्ट्रिक पोल आपको तेजी से पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। आप क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन वो जगह हो गई जहां से आप चीजों को बाहर की ओर देख रहे हैं। आप विंडो के बाहर देखते हैं तो पोल, इलेक्ट्रिक पोल आपको पीछे की ओर जाते हुए दिखता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका पोल यहां पे है वो पीछे की तरफ जा रहा है, आपको यही लग रहा है कि वो बैकवर्ड मोशन में है। ठीक है, मगर आप अगर ट्रेन के अंदर ही अपने बैठे फेलो पैसेंजर्स की ओर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये सारे के सारे रेस्ट पे हैं। गाड़ी कैसे भी चलती जाए ये आपको रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम क्या है, आप कहां से देख रहे हो, आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठे हो, आपका फ्रेम ट्रेन हो गया। तो ये सारे के सारे पैसेंजर्स, इनको अगर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये रेस्ट में है। और वही पोल जिसको आप खिड़की से बाहर देखोगे तो वो आपको मोशन में दिख रहा है। ठीक है, अगर अब मैं आपको ट्रेन के अंदर से निकाल करके ट्रेन के बाहर किसी प्लेटफॉर्म या खाली जगह पे ग्राउंड पे खड़ा कर दूं और फिर आपको बोलूं कि इन पैसेंजर्स को देखिए, तो क्या होगा?
तो आपको लगता है क्या असर पड़ जाएगा? ये पैसेंजर्स जो आपको अभी रेस्ट में थे, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से दिखेंगे? चलिए वीडियो में देखते हैं। यही ट्रेन आप अगर बाहर से देखोगे और आप इन पैसेंजर जो कि ट्रेन के बोगी के अंदर बैठे हैं, आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये लोग भी जा रहे हैं, मतलब ये मोशन में है, क्योंकि आप जिस जगह से इन्हें देख रहे हो वो चेंज हो गई, तो अब आपका फ्रेम चेंज हो गया। ठीक है, तो वह और ध्यान से देखिए कि अब ये जो पोल है जहां पे जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल वो तो इलेक्ट्रिक पोल था, अगर इसी पोल को देखिए, अगर यहाँ पे इसके जगह कोई इलेक्ट्रिक पोल भी होता वो आपको मूव होते नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ पैसेंजर और जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो मोशन में दिख रहा है, और जो पोल आपको पहले मोशन में दिख रहा था अब रेस्ट के कंडीशन में दिख रहा है। तो देखिए फ्रेम का कितना ज्यादा असर पड़ रहा है मोशन के ऊपर, कि जो ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था वो रेस्ट में है और जो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में था वो मोशन में है। इसलिए हम कहते हैं कि मोशन रिलेटिव है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी कोई वेलोसिटी होती है तो वो वेलोसिटी भी रिलेटिव है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि मोशन क्या होता है। आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा कि मोशन किसे कहते हैं। अब इसका थ्योरी और मैथमेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर